गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज। आपका अपना नया यूट्यूब चैनल फिनोविंग्स आ चुका है। लिंक यहां पर है, क्लिक करें और फाइनेंस की बेहतरीन दुनिया को देखने की कोशिश करें। एक नई वीडियो लाइव हो चुकी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, जिधर देखिए उधर पीएसयू से रिलेटेड, चाहे रेलवे हो या बैंक हो, सारे सेक्टर धमाधम बमाबम चल रहे हैं। लेकिन जो एक सेक्टर नहीं चल रहा है वो है प्राइवेट बैंक। मजे की चीज है, बहुत सारे प्राइवेट बैंक फेयर वैल्यूएशन पे भी खड़े हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि फेयर वैल्यूएशन पर हैं तो क्या सच में लेना चाहिए। दूसरा, एक ऐसा हिस्टोरिकल डेटा बताता है कि उस पैरामीटर पर जब भी प्राइवेट बैंक आया है, बम्पर रिटर्न दिया है। और मजे की बात क्या है, उसी पैरामीटर पर खड़ा है। तो क्या हिस्ट्री रिपीट होगी? और इतने सारे जो बैंक है प्राइवेट के, उसमें से किसको सेलेक्ट किया जाए, तो उसका क्या फंडामेंटल एनालिसिस का तरीका है आपके सामने लाइव करूंगा। तो वो हिस्टोरिकल डेटा भी बताऊंगा, वो फंडामेंटल एनालिसिस का तरीका भी बताऊंगा, जिसमें से बहुत सारे प्राइवेट बैंक में से आप खुद से छांट सकते हैं। ये सिखाने की कोशिश करूंगा जिससे आप खुद के बॉस बन सकें। बहुत प्यारी वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा पेपर पेन के साथ, जिससे कभी भी प्राइवेट बैंक को देखने का नजरिया हो तो बिल्कुल ये नजरिया रखिएगा, बहुत फायदा होने वाला है। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कीजिए। बहुत मेहनत लगती है कंटेंट को बनाने में। प्राइवेट बैंक की फंडामेंटल एनालिसिस शुरू करूं उससे पहले आपको कौन सा प्राइवेट बैंक सबसे अच्छा लगता है? आईसीआईसी, एचडीएफसी, कोटक या कोई और? कमेंट में बताइएगा। दिल से थैंक यू 10 मार्च की क्लास को प्यार देने के लिए। जिन जिन लोगों ने हमारा 10 मार्च का स्टॉक मार्केट क्लास ज्वाइन किया है, मैं मुकुल अग्रवाल प्रॉमिस करता हूं बहुत अच्छे से, प्यार से, बेसिक से एडवांस तक सिखाने वाले हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जिनको कोई भी डाउट हो क्लास के रिगार्डिंग या कोई भी सवाल करना हो तो 9708094321 पे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी क्लास हिंदी में होती है। मोबाइल से भी ले सकते हो, जहां पर आप इंटरडे, स्विंग, कैश, फ्यूचर ऑप्शन सब कुछ बिंदास कर सकते हो। तो लास्ट 3 साल में देखें तो प्राइवेट बैंक ने सिर्फ 29% का रिटर्न दिया है। दो चार्ट से मैं आपको दिखा रहा हूं। वहीं अगर पीएसयू बैंक से कंपेयर करें तो सेम ड्यूरेशन में क्या हुआ है, पीएसयू इंडेक्स ने 235% का रिटर्न। मतलब अंतर नहीं, महा अंतर है। देखिए, बैंकिंग सेक्टर की जब हम एनालिसिस करते हैं ना, तो हमेशा प्राइस टू बुक वैल्यू को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि पीबी रेशियो बैंक के रिस्क को डिफाइन करता है। प्राइवेट बैंक की प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के साथ एक बहुत ही यूनिक हिस्ट्री रही है और अभी ऐसा ही कुछ दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा जो मैंने कहा था। तो वो हिस्टोरिकल डेटा ये कहता है दोस्त कि प्राइस टू बुक रेशियो प्राइवेट बैंक इंडेक्स का जब भी 2.5 से नीचे या उसके आसपास रहा है तो प्राइवेट बैंक के इंडेक्स ने गजब का रिटर्न दिया है। मैंने प्राइवेट बैंक का पीबी रेशियो और प्राइवेट बैंक के चार्ट को एनालिसिस किया जब ये डेटा मेरे हाथ में आया। तो अगर आप देखें तो 2009 में पीबी काफी नीचे था और उसके बाद एक साल में 330% का रिटर्न दिया। अगर 2012 में देखें तो पीबी 2.5 के नीचे था और नेक्स्ट ईयर 80% का रिटर्न दिया और उसके बाद बाकी के सेशन में भी सेम वही हुआ। अब आप कहोगे कि सर, पीबी वाले चार्ट में 2022 में भी तो 2.5 के नीचे था, तो आपने वो क्यों नहीं लिया? तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि लास्ट के 3 साल में प्राइवेट बैंक ने सिर्फ 29% का रिटर्न दिया, राइट ना, इंडेक्स ने। तो अभी भी प्राइवेट बैंक इंडेक्स क्या है, पीबी 2.8 के आसपास है। तो फिर क्या हिस्ट्री रिपीट होने के चांसेस बन रहे हैं? अब एज एन इन्वेस्टर सबसे मुश्किल आती है कि स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें, कौन से स्टॉक बेटर वैल्यूएशन पे है। क्योंकि प्राइवेट बैंक इंडेक्स की बात करें तो टोटल 10 बैंक हैं प्राइवेट बैंक इंडेक्स में, जिसमें टॉप में एचडीएफसी बैंक, एक्सिस, आईसीआईसी, कोटक जैसे बैंक हैं। तो अब ये सिलेक्शन भी सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। प्राइवेट बैंक के बिजनेस को एनालाइज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो होते हैं, जिसमें से टॉप 6 रेशियो को मैंने पकड़ा है। इन शॉर्ट सबको समझ लेते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर और आसान रहे और दोबारा भी कभी आप किसी भी स्टॉक के एनालिसिस देखो तो ये 6 फैक्टर को कभी ना भूलो। इसलिए मैंने कहा था कॉपी पेन ले लेना। एलसीआर, बैंक को कुछ सर्टेन अमाउंट अलग रखना होता है, जिससे इन फ्यूचर कुछ भी क्राइसिस हो तो वो अपने ऑपरेशन को चला सके। तो ये जितना ज्यादा अच्छा उतना बढ़िया। अब दूसरा है एनआईएम। बैंक का मेन प्रॉफिट होता है ऐसे मार्जिन जो वो इंटरेस्ट से कमाते हैं। सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट दिया और लोन पे इंटरेस्ट मिला, तो उस इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस हुआ, जितना ज्यादा उतना अच्छा। तीसरा, पीबी, प्राइस टू बुक वैल्यू। इसके बारे में वीडियो के शुरू में ही बताया, जितना कम उतना अच्छा। चौथा है कासा, करंट अकाउंट
सेविंग अकाउंट रेशियो, मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट किस परसेंटेज में है बैंक के पास। तो अगर सेविंग अकाउंट कम होगा तो बैंक को कम इंटरेस्ट देना होगा, क्योंकि करंट अकाउंट पे बैंक कोई इंटरेस्ट नहीं देती है। तो इससे प्रॉफिट बढ़ेगा कंपनी का, मतलब जितना ज्यादा उतना बेहतर। उसके बाद पांचवा है NNPA, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब ऐसे एसेट जिनसे बैंक कोई प्रॉफिट नहीं बना रही है, ये जितना कम उतना अच्छा। छठा है CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, बैंक के कैपिटल एसेट को रिलेट करके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को दिखाता है, मतलब जितना ज्यादा उतना मजबूत बैंक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इन सारे रेशियो को मैंने एनालाइज करने का कोशिश किया बैंक के आधार पर, और आपके लिए टॉप 5 प्राइवेट बैंक जो एज पर वैल्यूएशन स्ट्रांग है उनको निकाला है। तो वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो तो भैया लाइक कर दीजिएगा, के लिए बहुत मेहनत करते हैं। अब देखिए आपके सामने एक एक्सेल सीट है स्क्रीन पर, और वही 6 रेशियो हैं, ठीक है। अब उस 6 रेशियो में ऑलरेडी मैंने ऊपर में बता दिया था क्या ज्यादा होना चाहिए क्या कम होना चाहिए। तो उसके आधार पर मैंने क्या किया, पहले LCR को पकड़ा। तो मैंने ये देखने की कोशिश की कि LCR के बेस पर कौन टॉप 3 बैंक आ रहे हैं। तो जब LCR के बेस पर हम टॉप 3 बैंक पकड़ रहे हैं तो सिटी यूनियन बैंक, बंधन बैंक और RBL बैंक आया। फिर मैंने NIM को पकड़ा, और NIM के बेस पर कौन टॉप 3 बैंक आ रहे हैं, तो बंधन बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और RBL बैंक आया। फिर मैं CR पे गया, मैं तो हर एक की अलग अलग एनालिसिस कर रहा हूं, क्यों वो ध्यान से समझिएगा, बताऊंगा। अगर CR के बेस पे देखें तो कोटक बैंक, सिटी यूनियन और बंधन बैंक आया। कासा पे आते हो तो कोटक बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और एक्सिस बैंक आया। NNPA पे आते हो तो HDFC बैंक, कोटक बैंक और एक्सिस बैंक आया। और PB पे आते हो तो RBL बैंक, सिटी यूनियन बैंक और फेडरल बैंक आया। यानी हर पैरामीटर पर 3 बैंक बेस्ट, टॉप 3 जैसे कहा जाता है ना, वैसे मैंने पकड़ा। यानी आपने क्या गौर किया, आपने ये गौर किया एक जैसी कहानी कहीं नहीं है। तो अब इसमें मैंने क्या किया, जो बैंक सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं उन्हीं को तो हम मानेंगे कि उनकी पावर अच्छी है, यही तो कॉमन सा तरीका है। तो हमने उनको पकड़ा। तो उन 3 में सबसे ज्यादा जब हम देखते हैं कि रिपीट हुए हैं, उनमें है कोटक बैंक सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला, बंधन बैंक सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला, सिटी यूनियन बैंक और RBL बैंक ये हुआ सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला। तो अब आप कहोगे मैंने तो टॉप 5 बोला था, ये तो 4 पे ही आके अटक गया। तो ये 4 स्टॉक 3 कॉलम में आए हैं, राइट, जो सबसे ज्यादा है। अब 2 स्टॉक वो हैं जो 2 कॉलम में सिर्फ आए हैं, और उनमें से वो है IDFC फर्स्ट बैंक और एक्सिस बैंक। लेकिन अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट के कॉलम को देखें तो बंधन बैंक और सिटी यूनियन बैंक के NNPA ज्यादा है, और ये कहीं ना कहीं एक निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि NNPA को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और सिटी यूनियन बैंक का बाकी सारे बैंक से इंटरेस्ट मार्जिन भी कम है HDFC को छोड़ के, तो वो आउट हो गया। तो इसीलिए इन वैल्यूएशन के आधार पर अगर हम 5 को पकड़ते हैं तो कोटक बैंक, बंधन बैंक, RBL बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और एक्सिस बैंक आए हैं। ध्यान रखें कोई बाइसेल की एडवाइस नहीं है, जो फंडामेंटल एनालिसिस में पढ़ाई की जाती है, जिसके आधार पर पैरामीटर पर चीजों को देखा जाता है, उनके आधार पर ये 5 बैंक आए हैं। अब इसमें से हम एक इंटरेस्टिंग सी चीज कर सकते हैं, वो क्या है, हम चलते हैं और देखते हैं कि भैया वैल्यूएशन में पी रेशियो क्या कहता है बैंक का। तो अगर आप पाओगे तो इंडस्ट्री पी है 12.6 और स्टॉक पी है 19.9 और पीजी रेशियो है 1.03, यानी पीजी रेशियो के आधार पर ठीक ठाक है और पी के आधार पर थोड़ा सा महंगा है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं बंधन बैंक पे, इसको समरी बताऊंगा, ये देखना क्यों जरूरी है। अगर बंधन बैंक की तरफ आते हैं तो इंडस्ट्री पी 12.6 है, स्टॉक पी 10.5 है और पीजी रेशियो 1.02, यानी पीजी रेशियो के आधार पे ठीक ठाक है और पी के आधार पर डेफिनेटली सस्ता है। इसके बाद हम आते हैं RBL बैंक पे, जो हमने 5 सेलेक्ट किया, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं और उसी के वैल्यूएशन को देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन इंडस्ट्री पी 12.6, स्टॉक पी 14.2 और पीजी रेशियो 2.09। पीजी पर महंगा है और पी पर ठीक ठाक है। इसके बाद IDFC फर्स्ट बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक पे आते हो तो इंडस्ट्री पी 12.6, स्टॉक पी 18.9 और पीजी रेशियो 0.82, यानी पीजी रेशियो पर सस्ता है और पी पर थोड़ा सा महंगा है। यहां पर एक सबसे यूनिक चीज बताऊंगा लास्ट में, जब इसकी सारी एनालिसिस कर देता हूं, जो नोट जरूर नोटबुक में कर लीजिएगा। अगर एक्सिस बैंक के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री पी 12.6 और स्टॉक पी 13.3, यानी ठीक ठाक है और पीजी रेशियो 0.14 है। यहां पर
अगर पीजी रेशियो के आधार पे देखते हैं तो डेफिनेटली एक्सिस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तो काफी सस्ता है। अब यहां पर कहानी क्या है, अगर पीजी रेशियो 1 के नीचे है और अगर पी रेशियो इंडस्ट्री से थोड़ा ऊपर है तो इसको एक पॉजिटिव साइन की तरह लिया जाता है कि नहीं, स्टॉक सस्ता है बट उसकी डिमांड है। तो ये एक सिनारियो काफी एक्सेप्टेबल होता है वैल्यूएशन मोड में देखने में। लेकिन ऐसा नहीं है कि पी रेशियो में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, थोड़ा डिफरेंस यानी थोड़ा स्टॉक पी ज्यादा चल जाता है कि नहीं भैया डिमांड है। तो दिस इज द वन पॉइंट जहां पर हमने एज अ वैल्यूएशन भी, मतलब सिर्फ हमने ये नहीं देखा कि भैया कमाई इनकम के आधार पर क्या कैसे बन रहा है पांचों, पी के आधार पर भी निकाला। तो आप देख पा रहे हो कि हाँ सही में प्राइवेट बैंक नहीं चले हैं, तो उस आधार पर ये वैल्यूएशन भी कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो दिस इज द पॉइंट जहां पर ये स्टॉक ये लर्निंग के साथ आपके सामने है। तो कैसी लगी लर्निंग कमेंट में बताइएगा और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसे ही लर्निंग के लिए फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।